सातवीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7 मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। आप याद कीजिए उस दिन को जब आप कहीं बाहर घूमने जा रहे थे, तो संभवतया आपके अभिभावकों ने या आपसे बड़े लोगों ने आपको कुछ सामान साथ लेने की सलाह दी होगी और वहां पे आपको कहा होगा कि आज के मौसम के अनुरूप या कुछ दिन जब आप बाहर घूमने जा रहे हैं उस मौसम के अनुरूप ये सामान ठीक रहेगा। इसके अलावा आपके परिवार में जब कोई समारोह होता है तो वहां पे आपने अपने परिवार के बुजुर्गों को आपस में बात करते हुए सुना होगा कि उस दिन का मौसम ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए हमें इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे एक शब्द है मौसम। तो यहाँ पे इस शब्द मौसम का अर्थ क्या है, समझते हैं इसको। किसी स्थान पर तापमान, वहां की वर्षा, वहां की आर्द्रता, वहां पे चल रही वायु का वेग आदि, इन सब के बारे में जब हम इकट्ठी जानकारी लेते हैं तो उसको हम उस स्थान का मौसम कहते हैं। यानी कि मौसम को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो सामान्य शब्दों में लिख सकते हैं, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। यहाँ पे एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्रतिदिन। तो ये आपने देखा होगा कि हर दिन इन स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे भोर के समय, सूर्योदय से तुरंत पहले की मैं बात कर रहा हूं, उस समय पे तापमान दिन में सबसे कम होता है। गर्मियों के दिनों में आपको सुहाना लगता होगा क्योंकि वहां पे तापमान सबसे कम है। परंतु अगर हम दोपहर की बात करें तो वहां पे तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और दिन में 2 या 3 बजे के आसपास तो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि दिन का तापमान अधिकतम हो सकता है। बारिश के दिनों में बात करें तो वहां पे जल लगातार आसमान से नीचे टपकता रहता है और हर जगह पे नमी आपको दिखाई देती है। तो ऐसी स्थितियां दिन प्रतिदिन और दिन में भी कई बार बदलती हैं। इसलिए हम किसी स्थान के मौसम को जब निर्धारित करते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। ऐसा काम आप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में जो सारणी बनी हुई है वैसी ही सारणी बनानी है और उसमें उस स्थान के अलग अलग दिन आप ले सकते हैं। उसमें अलग अलग समय पर इस सारणी के अंदर जितने भी कॉलम हैं उनको भरना है। यहाँ पे यह सारणी आपके सामने है। इसमें आप सबसे पहले कॉलम में दिनांक भरिए। वहां पे उस दिन का जो अधिकतम तापमान है, संभवतया यह दिन के 2 या 3 बजे के आसपास होता है, उस समय का जो भी अधिकतम तापमान, किसी भी समय हो सकता है, वैसे स्थितियां बदलती रहती हैं, तो अधिकतम तापमान यहाँ पे लिखना है। उस दिन का न्यूनतम तापमान आप यहाँ पे लिख सकते हैं। न्यूनतम आर्द्रता, आर्द्रमापी होते हैं, उनसे हम आर्द्रता माप सकते हैं कि न्यूनतम आर्द्रता कितनी और अधिकतम आर्द्रता कितनी। और अंत में आप वर्षा लिख सकते हैं। वर्षा हर रोज जरूरी नहीं है हर स्थान पे हो, तो इसलिए आप जिस दिन बारिश हो उस दिन लिखें, जिस दिन बारिश ना हो उस दिन छोड़ दें। तो इस तरीके से आप अनेकों दिन के यहाँ पे मौसम को लिख सकते हैं। और जब आप इस सारणी को भरेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तापमान में, अधिकतम में, न्यूनतम में परिवर्तन आता रहता है। यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आइए इसको हम एक और सारणी की सहायता से समझते हैं। यहाँ पे जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वह 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलांग, मेघालय में जो स्थित है, उसका अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। आप देख सकते हैं तापमान अधिकतम है परंतु फिर भी वह लगातार बदल रहा है। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं 3 तारीख को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था और 4 तारीख को यह तापमान बदलकर 23.5 हो जाता है। तो इस तरीके से यह तापमान अलग अलग दिनों में लगातार बदलता रहता है।
अर्थात यहां से हम समझ सकते हैं कि मौसम लगातार एक जैसा नहीं रहता। इस तापमान को पढ़ने के लिए अलग अलग प्रकार के तापमापियों का उपयोग कर सकते हैं, जिनको हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। और इसी तरह के प्रतिदिन आंकड़ों को जब हम लंबी अवधि के लिए दर्ज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लंबी अवधि 20-25 वर्ष के लिए हो सकती है, तो इन आंकड़ों को, इन एकत्र हुए आंकड़ों को उस स्थान की जलवायु कहते हैं, जिसमें अनेकों मौसम आते हैं। तो किसी स्थान की जलवायु को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्र आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का जो पैटर्न है, उस स्थान की जलवायु कहलाता है। जब हम जलवायु को समझने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं पे तो तापमान या मौसम या जलवायु लगातार गर्म बनी रहती है, वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा रहती है। और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पे बहुत कम तापमान लगातार बना रहता है, कई कई दिनों तक सूर्य नहीं निकलता। ऐसी स्थिति ध्रुवों पे होती है, जहां पर 6 महीने तक दिन या 6 महीने तक रात रहती है। जब वहां पे लंबे समय तक रात होती है तो तापमान बहुत कम हो जाता है, वहां पे तापमान ऋणात्मक हो जाता है, वो भी 37 डिग्री सेल्सियस तक ऋणात्मक, यानी कि -37 डिग्री सेल्सियस तक। और कई जगहों पे तापमान बहुत ज्यादा होता है, जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर आप देखेंगे तो वहां पे तापमान लगातार उच्च बना रहता है। तो आइए जलवायु के इसी पैटर्न को समझने के लिए हम भारत के ही 2 शहरों की बात करते हैं, एक भारत के उत्तरी हिस्से में और दूसरा भारत के दक्षिणी हिस्से में। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में स्थित है। यहाँ पे 2 सारणियां आपको दिखाई दे रही हैं, एक श्रीनगर जो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है और दूसरा तिरुवनंतपुरम जो कि केरल का हिस्सा है। वहां की जलवायु के बारे में हमने जानकारी ली है। तो यहाँ पे देखिए, श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी के अंदर यहाँ पे तापमान -2.3 और दैनिक अधिकतम तापमान 4.7 होता है और यहाँ पे वर्षा 57 मिलीमीटर। इसके विपरीत जब आप तिरुवनंतपुरम में देखते हैं तो जनवरी में 22.2 और यहाँ पे अधिकतम तापमान 31.5 और कुल वर्षा 23 mm यानी कि 23 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और इसी तरह से आप देखते हैं यहाँ पे अलग अलग महीनों के तापमान को, तो यहाँ पे आप देखिए इसमें दैनिक न्यूनतम तापमान कहीं पे भी 17.5 से ऊपर नहीं है और अधिकतम तापमान आप पा रहे हैं इसमें कि वह 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तापमान में परिवर्तन लगभग 22.8, 24, यानी कि पूरे इस सारणी को हम देखते हैं तो न्यूनतम तापमान में लगभग सिर्फ जो बदलाव है वो 2 डिग्री सेल्सियस का है और इसी तरह से अधिकतम तापमान में भी यहाँ पे बदलाव सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस का हमें दिखाई देता है। बारिश में आप काफी अंतर देख सकते हैं, जबकि यहाँ पे बारिश में इतना ज्यादा अंतर नहीं है जितना आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम मौसम के पूरे पैटर्न का अंदाजा लगा सकते हैं। इन दोनों के विपरीत अगर भारत के एक अन्य राज्य जैसे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे तापमान लगातार उच्च बना रहता है, लेकिन सर्दियों में कुछ समय के लिए वहां पे भी तापमान काफी कम हो जाता है। तो इस तरह से कहीं पे वर्षा ज्यादा होती है, कहीं पे वर्षा कम होती है। तो जहां पे ज्यादा गर्मी रहती है और वर्षा कम होती है, ऐसे जगहों को हम कहते हैं मरुस्थलीय जलवायु। तो हमने देखा कि जलवायु में लगातार परिवर्तन भी बने रहते हैं, कहीं पे जलवायु शुष्क होती है, कहीं पे जलवायु शीत होती है। तो इस तरह की स्थितियों में मानव को लगातार जीवित रहने के लिए, और मानव ही नहीं अनेकों जंतुओं को जीवित रहने के लिए अनुकूलित होना पड़ता है।
ताकि वो अपने जीवन के विकास के क्रम को जारी रख सकें। आज हम ध्रुवीय क्षेत्रों में या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जीवों के बारे में चर्चा करेंगे। वो किस प्रकार इस तरह के मौसम के लिए अनुकूलित रहते हैं, कैसे वह उस मौसम में जीवित रहते हैं, इन सब के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुवीय प्रदेशों की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ध्रुवीय प्रदेश अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र वो होते हैं जो ध्रुव के नजदीक होते हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय प्रदेशों के कुछ नामों से, जैसे कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आदि से आप सब भली भांति परिचित हैं। वहां पे तापमान लगातार कम बना रहता है और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में भारत, युगांडा, केन्या, नाइजीरिया, कांगो गणतंत्र आदि कुछ देश हैं। सबसे पहले बात करते हैं ध्रुवीय प्रदेशों की। वहां पर लंबे समय तक लगातार शीत जलवायु बनी रहती है। कई कई महीनों तक सूर्य नहीं निकलता, अर्थात वहां पे कई दिनों तक रात रहती है, कई महीनों तक रात लगातार रहती है और न्यूनतम तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अब यहां पे रहने के लिए जीवों को अनुकूलित होना पड़ता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए उनको अपने आप को गर्म बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में वह किस प्रकार अनुकूलित होते हैं, उसके लिए यहां पे हम एक भालू का उदाहरण लेते हैं, जो कि ध्रुवीय प्रदेशों में रहता है। आप देख सकते हैं भालू के शरीर के ऊपर बहुत सारे लंबे लंबे बाल होते हैं और वह भी सफेद रंग के। सफेद रंग के बाल उसको सर्दी से तो बचाते ही हैं, उसके साथ साथ क्योंकि बर्फ जैसा रंग वहां पे दिखाई दे रहा है, अंतर ज्यादा नहीं होता इन दो रंगों में, इस वजह से वह अपने शत्रुओं यानी कि परभक्षियों से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। इनमें चरम शीत ऋतु से बचने के लिए बालों की दो मोटी परतें होती हैं। इनमें सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। यह उनको अपना शिकार ढूंढने में और उसे पकड़ने में सहायता करती है। इसके अलावा इनके नाखून, जिसको नखर भी कहते हैं, मुड़े हुए होते हैं, लंबे और पैने होते हैं, जो उन्हें बर्फ में चलने में सहायता करते हैं। इसके अलावा इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत बनी होती है, वसा जिसको हम चर्बी कहते हैं, जो इनको शीत रोधी बनाती है, अर्थात ठंड इनके अंदर नहीं जाती और ठंड नहीं जाएगी, कम ठंड अंदर जाएगी तो शरीर गर्म रहता है। तो अपने आप को गर्म रखने के लिए यह बालों के साथ साथ चर्बी का भी इस्तेमाल करते हैं। और इनके शरीर पर बालों की जो दो मोटी परतें होती हैं, वह इसको किसी भी प्रकार की सर्दी के मौसम में लगातार लंबे समय तक जीवित बनाए रखते हैं, लंबे समय तक उनके अंदर गर्मी बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भालू इस तरह के जलवायु के लिए अनुकूलित है। पेंगुइन सफेद रंग के होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा होती है। भालू की तरह भालू के ऊपर हमने देखा था कि बालों की परत होती है। यहाँ पे बालों की परत के अलावा इनकी त्वचा भालू के मुकाबले मोटी होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये झुंड में रहते हैं। झुंड में रहने से फायदा यह होता है कि एक दूसरे की गर्मी इनको आपस में मिलती रहती है और यह लंबे समय तक गर्म रह सकते हैं। और इस प्रकार से यह किसी भी जगह पर जब बैठते हैं तो झुंड में ही बैठते हैं, ताकि वहां पे उनके बीच में गर्मी लगातार बनी रहे और इनका जो शरीर होता है वह धारा रेखित होता है, जिसके कारण ये अच्छे तैराक होते हैं। इसके अलावा इनके पंजे जाल जैसे बने होते हैं, जिससे ये अच्छे तैराक बनते हैं। इस चित्र में आप पेंगुइन के पंजों को देख सकते हैं। ये इनकी तैराकी में सहायता करते हैं, तैरने में इनकी सहायता करते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में इनके अलावा भी बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं, जिसमें लोमड़ी,
रेंडियर, व्हेल, अनेकों प्रकार की मछलियां, अनेकों प्रकार के पक्षी, कस्तूरी मृग आदि होते हैं। अब मछलियां तो लंबे समय तक ठंड के माहौल में रह सकती हैं, वो ठंडी जलवायु में रह सकती हैं, परंतु पक्षी, उनको अपने शरीर को गर्म रखना पड़ता है। इसलिए वो जब ऐसी जगहों पे शीत ऋतु आती है तो वह किसी अन्य जगह पर चले जाते हैं जहां पे वो अपने आप को गर्म रख सके, और जैसे ही वहां पे सर्दियां खत्म होती हैं तो वो उड़कर वापस अपनी जगह पे फिर से आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रवास, अर्थात वह गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। आपने हरियाणा के सुल्तानपुर के बारे में जरूर सुना होगा। यहाँ पे पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए जाते हैं। साइबेरिया, जहां पे शीत जलवायु है, वहां से पक्षी प्रवास के लिए राजस्थान के भरतपुर और जैसा मैंने बताया हरियाणा के सुल्तानपुर में पहुंचते हैं। आइए अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। यहाँ पर तापमान लगातार उच्च बना रहता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। सर्दियों में यहाँ पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है और अधिकतम तापमान गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। यहाँ पर दिन और रात लगभग एक समान रहते हैं पूरे साल भर के लिए, और बारिश यहाँ पे खूब होती है। और इसी वजह से इन प्रदेशों की एक सबसे खास बात है, वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जहां पर अनेकों प्रकार के जीव आपको दिखाई देंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाटों, असम में और इसके अतिरिक्त ऐसे वन क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। लगातार उच्च तापमान और बारिश की वजह से यहाँ पे अनेकों प्रकार के जीव जंतु होते हैं। वर्षावनों में पाए जाने वाले कुछ जंतुओं के उदाहरण हैं बंदर, हाथी, गोरिल्ला, चीता, मेंढक, सर्प, पक्षी और अनेकों प्रकार के कीट। इनमें से कुछ जीवों को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और वह किस प्रकार से इनके अनुकूलित होते हैं और कैसे अपने जीवन को बनाए रखते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल नेत्रों वाले मेंढक के बारे में। इसके पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पे वे रहते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की पूंछ लंबी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बंदर की पूंछ काफी लंबी है जो उसको शाखाओं को पकड़ने में सहायता करती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे यह पेड़ों की टहनियों को, उनकी शाखाओं को थामे रख सकते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है, इन जीवों के बीच में भोजन के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा होती है, तो इस वजह से इनको यहाँ से वहां लगातार घूमना पड़ता है। तो इस वजह से इनके हाथ और पैरों की जो पकड़ है वो ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ शिकारी जीव भी हैं जो हवा में ही अपने भोजन को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं या वह उनको खाने के लिए अनुकूलित होते हैं। अनेकों प्रकार के दांत या उनकी अलग अलग प्रकार की चोंच हो सकती है। यह चित्र है टूकन पक्षी का। इस टूकन पक्षी की लंबी और बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती हैं और उसका भार नहीं सह सकती। जैसा हमने पढ़ा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में अनेकों जीव पाए जाते हैं और उनके अंदर अनेकों विशेषताएं होती हैं। जैसे कुछ जीवों की सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है, वो बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। कुछ की दृष्टि तीव्र होती है, कुछ की त्वचा मोटी होती है, कईयों का रंग अलग अलग प्रकार का हो सकता है जो उनको बाकी जीवों से, दूसरे जीवों से, अपने शत्रुओं से रक्षा करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार, जिसमें शेर, चीता, बिल्ली आदि आते हैं, उनकी चमड़ी मोटी होती है और उनकी सुनने की क्षमता भी
ज्यादा होती है, जिसके कारण वह इस प्रकार के वातावरण के अनुकूलित हो जाते हैं। आइए अब एक और जीव के बारे में पढ़ते हैं, और वह है लायन टेल्ड लंगूर। इसको दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं। पश्चिम घाट के वर्षावनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद अयाल है, जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक, जिसको हम ठोड़ी कहते हैं, तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत कर देता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खा जाता है। लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। अब क्योंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वह भूमि पर कभी कभार ही दिखाई देते हैं। आइए अब बात करते हैं भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक बहुत ही परिचित जीव, जिसको हम हाथी कहते हैं। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग यह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अधिक हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। इसके दो दांत, बाह्य दांत, जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे होते हैं, इन्हें रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दंतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील लेते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि वह जमीन पर रहते हैं और जमीन के ऊपर अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे जो ये खाते हैं वो होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से अपना भोजन उपलब्ध कर पाते हैं। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को सुनने में भी सहायक होते हैं। वर्षावनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उनके कान सहायक होते हैं, और इस प्रकार से यह अनेकों प्रकार की स्थितियों में अपने आप को अनुकूलित बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे हमने मौसम, जलवायु और जलवायु में जीव जीवित रहने के लिए किस प्रकार अपने आप को अनुकूलित करते हैं, इसके बारे में जाना। अब बारी है कुछ अभ्यास की। तो यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं। आपको इनको हल करना है और अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। यहाँ पे 3 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको इन तीनों प्रश्नों को लिखना है। 3 प्रश्न और आपके लिए हैं। इन तीनों प्रश्न को भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। अध्याय को पूरी तरह से समझने के लिए जो अंत में आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उनको जरूर पूरा करें, और साथ ही साथ आपको जो सारणी बीच बीच में बताई गई थी उनको बनाने का प्रयास जरूर करें। तो ये तो था हमारा अध्याय 7, मौसम, जलवायु और जलवायु में जीवों द्वारा अनुकूलन। धन्यवाद।